Good afternoon, everyone. My name is Ayush Raj, roll number 2109. My topic today is Mansabdari and Jagirdari system. So let's start. The questions which can come from this topic is describe the Mansabdari and Jagirdari system of Mughal India. What are Mansabs? Explain the dual rank, appointment and promotion of the Mansabdars, or explain the evolution of the Jagirdari system. The sources that are there. The primary sources: Akbarnama by Abul Fazl, Badshahnama by Abdul Hamid Lahori, Tujuk-e-Jahangiri by Emperor Jahangir. This was the autobiography written by Emperor Jahangir. The secondary sources: Medieval India from Sultanate to Mughals, Mughal Empire by Satish Chandra, Rise and Fall of the Mughal Empire by R.P. Tripathi, Mughal Nobility under Aurangzeb by Athar Ali, The Cambridge Economic History of India by Tapan Roy Chaudhary and Irfan Habib. The contemporary sources are Understanding Mughal India by Meena Bhargav, The Mughals of India by Harbans Mukhia, Akbar the Great Mughal by Ira Mukhorti, and India in the Persianate Age 1000 to 1765 by Richard M. Eaton. Good, very good. Now we'll look into the Mansabdari system. So for introduction, the word Mansab जो word था उसका मतलब है पोजीशन या फिर प्लेस. तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में उसका मतलब होता था कोई रैंक मुगल्स के अंदर. बाबर के टाइम में मनसबदार की जगह जो टर्म यूज होता था वो था वाजदार. और वो जो सिस्टम था, जो बाबर के अंडर जो सिस्टम था, वो जो बाद में जो मुगल इंडिया में जो सिस्टम अंडर अकबर और उसके बाद के रूलर्स के अंडर जो सिस्टम डेवलप हुआ उससे थोड़ा अलग था वाजदार सिस्टम, जो मनसबदार सिस्टम से. मनसब सिस्टम अंडर द मुगल्स डिड नॉट डेवलप सडनली. मतलब वो ऐसा नहीं था कि उन्होंने आके खुद ही ये सिस्टम बना लिया था. ये जो इंस्टीट्यूशन था ये बेसिकली एक कैसे थे बोरोड फॉर्म था जो वेस्टर्न एशिया में एक सिस्टम चलता था और उसको मॉडिफाई किया गया था टू सूट द नीड्स ऑफ इंडिया एट दैट टाइम. तो ये मनसबदार सिस्टम कोई इंडिजीनियसली मुगल्स ने प्रोड्यूस नहीं किया था, ये एक तरह से बोरोड था फ्रॉम वेस्टर्न एशिया एंड देन इट वाज मॉडिफाइड टू सूट द नीड्स ऑफ इंडिया. The Mansabdars, they form an integral part of the bureaucracy. मुगल ब्यूरोक्रेसी का बहुत एक इंटीग्रल पार्ट था. और जो ब्रिटिश हिस्टोरियन है परसिवियल स्पियर, उन्होंने अपनी बुक में इसको एलीट विद इन द एलीट भी कहा है कि जो मुगल एलीट थी उसके अंदर भी जो एक एलीट था, मनसबदार उस कैटेगरी में आते थे. फिर वो हर एक गवर्नमेंट सर्विस में जुडिशरी के अलावा मनसबदार हर एक गवर्नमेंट सर्विस में आपको दिखेंगे. वो वजीर के इंपॉर्टेंट ऑफिस को होल्ड करते थे, बख्शी के, फौजदार के और सूबेदार के. इन सब ऑफिसेज में मनसबदार आपको दिखाई देंगे. अकबर जो थे वो मनसब जो थे वो मिलिट्री ऑफिसर्स को भी देते थे और सिविल ऑफिसर्स को भी देते थे ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड देयर सर्विस टू द स्टेट. और ये जो पॉलिसी थी ये उन्होंने चंगेज खान की जो पॉलिसी थी टू फिक्स ग्रेड ऑफ ऑफिसर्स एंड क्लासिफाई सोल्जर्स, ये बेसिकली चंगेज खान की पॉलिसी थी जिसमें वो सोल्जर्स के उनको क्लासिफाई करता था ऑन बेसिस ऑफ ग्रेड्स. अबुल फजल जो बहुत मुगल हिस्टोरियन है जिन्होंने अकबरनामा लिखी है, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि अकबर ने 66 ग्रेड्स ऑफ मनसबदार्स को एस्टैब्लिश किया था. 66 ग्रेड्स थे रेंजिंग फ्रॉम अ कमांडर ऑफ 10 हॉर्समैन टू 1000 हॉर्समैन. लेकिन उन्होंने अपनी बुक में सिर्फ 33 ग्रेड्स के बारे में ही बताया है, लेकिन ऐसे 66 ग्रेड्स एस्टैब्लिश किए गए थे बाय अकबर. नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है ब्यूरोक्रेसी, जिसपे कि सब आप लोगों को ध्यान रखना है. मनसबदार दैट वाज वो क्या थे, ब्यूरोक्रेट्स थे. ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा. ये पूरे स्लाइड से जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये अधिकारी वर्ग होता था, जैसे आज की ब्यूरोक्रेसी है. मनसब, अगर आपको मनसब या कोई रैंक मिल गया तो उससे क्या डिनोट होगा, उससे 3 चीजें डिनोट होगी. एक तो कि आपका जो मनसबदार है उसकी ऑफिशियल हायरार्की में उसकी पोजीशन क्या है. मनसबदार के जो डिफरेंट रैंक होते थे उसमें से अगर आपको एक रैंक मिलता है तो आपकी अपनी ऑफिशियल जो हायरार्की है, जो एक वो बनता है कि जैसे वजीर है, फिर बख्शी है, फिर नीचे फौजदार है, सूबेदार, तो वहां पे आप कहाँ खड़े होते हो उससे वो डिनोट हो जाता था आपके मनसबदार के रैंक से.
फिर वो एक ये डिनोट करता था, दूसरा चीज डिनोट करता था कि आप मनसबदार है उसको कितना पेमेंट मिलेगा, जितना उसका रैंक उतना उसका पेमेंट। थर्ड जो था कि जो जो मनसबदार का मेन जो काम होता था वो ये था, टू द ऑब्लिगेशन ऑफ मेंटेनिंग स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कंटिंजेंट विद हॉर्सेस, हॉर्समैन एंड इक्विपमेंट। यहाँ पे जो थोड़ा सा इक्तेदारी सिस्टम से जो फर्क है वो ये है कि इक्तेदार में आर्मी भी मेंटेन करनी होती थी और रेवेन्यू भी कलेक्ट करना होता था, लेकिन मनसबदारी सिस्टम में जो था वो था जो मेन ऑब्लिगेशन, रेवेन्यू कलेक्शन इसमें नहीं था। इसमें जो मेन ऑब्लिगेशन था वो था टू मेंटेन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ कंटिंजेंट विद हॉर्सेज एंड हॉर्समैन एंड ऑल्सो विद इक्विपमेंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है और यही मेन काम होता था एक मनसबदार का, चाहे वो किसी भी रैंक पे हो, उसके रैंक के हिसाब से उसको हॉर्सेस और हॉर्समैन अपने पास रखने होते थे। अब हम देखेंगे कि डुअल रैंक्स, जाट और सावर, ये दो रैंक होते थे इनिशियली। सवार, जात और सवार। यस सर। इनिशियली जो मनसबदार थे उनको बस एक रैंक से रिप्रेजेंट किया जाता था, बस एक नंबर से, एक्चुअली एक नंबर से उनका रैंक रिप्रेजेंट हो जाता था। और उसे सिर्फ ना रैंक रिप्रेजेंट होता था, उससे उसका पर्सनल पे और जो उनको साइज मेंटेन करना है अपना कंटिंजेंट का, कंटिंजेंट ऑफ हॉर्सेज एंड हॉर्समैन, वो भी एक नंबर से ही सिर्फ रिप्रेजेंट होता था। तो अगर सपोज करिए कि किसी के पास 500 रैंक का मनसब है, तो मतलब था कि उसको एक कंटिंजेंट मेंटेन करना है 500 ट्रूप्स का, और उसको उसके हिसाब से एक अलाउंस मिलेगा ताकि वो 500 ट्रूप्स के कंटिंजेंट को मेंटेन कर सके। उसके एडिशन में उसको एक पर्सनल पे भी मिलेगा जो उसके रैंक के हिसाब से, जिसको वो अपने दूसरे अपने पर्सनल खर्चे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो ये दो चीजें हैं, एक 500 अगर आपका रैंक है तो आपको 500 ट्रूप्स का कंटिंजेंट मेंटेन करना है, एक अलाउंस मिलेगा आपको उसको मेंटेन करने के लिए, और एक पर्सनल पे मिलेगा अपने पर्सनल काम के लिए। लेकिन थोड़े दिन बाद मनसबदार का जो रैंक था उसको एक नंबर से हटा के दो नंबर से डिनोट करना शुरू हो गया, जाट और सावर। ये जो इनोवेशन है ये प्रॉब्ली 1595 से 1596 के बीच में हुआ, मतलब अकबर के रेंज में हुआ। तो जो फर्स्ट जो नंबर है जाट, वो डिटरमाइन करता था मनसबदार का पर्सनल पे, जिसको बोलते थे तलब खासा, जो उसको पर्सनल सैलरी मिलती थी। और दूसरी चीज जो वो डिटरमाइन करता था वो था उसका ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब ब्यूरोक्रेसी टोटल जो है हायरार्की में उसका क्या रैंक होगा। जो सेकंड नंबर था वो था सावर, उसका मतलब होता था कि वो क्या इंडिकेट करता था कि मनसबदार कितने हॉर्सेस और हॉर्समैन मेंटेन करेगा। और उसके हिसाब से उसको उसको मेंटेन करने के लिए उसको पैसे मिलते थे, जिसको ताबिनान कहा जाता था। इसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। जाट डिटरमाइन करता था कि मनसबदार का पर्सनल पे क्या होगा, जिसको हम लोग बोलते थे तालाब खासा, और उसका ऑर्गेनाइजेशन में उसका रैंक क्या होगा। जो सेकंड नंबर है सावर, वो डिटरमाइन करता था कि उसको कितना हॉर्सेस और हॉर्समैन मेंटेन करना है अपने कंटिंजेंट में, और उसके हिसाब से भी उसको पैसे मिलते थे उसको मेंटेन करने के लिए। तो जो मेंटेन आयुष, करने, आयुष, आयुष, यस सर, यहाँ पे ना एग्जैक्ट वर्डिंग चेंज, ये जाट वाला जाट नहीं है, जात। जो यस सर, जात है जाट, ना, कास्ट वाला है, लेकिन वह ज है यहाँ पे, जात। और सवार नहीं है, सवार। सवार मतलब हॉर्समैन, घुड़सवार वाला जो होता है ना, सवार, हाँ वो सवार, है। यहाँ पे सवर नहीं है। तो ये जैसे कई बार हम लोग जातक को डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स में बोलते हैं, तो ये जात और सवार है। हाँ सवार सर, मतलब कि हॉर्समैन, हाँ सर। सवार। तो हाँ। उसका तो सवार रैंक वही डिनोट करता था कि उसको कंटिंजेंट में कितने हॉर्सेस रखने हैं, और उसको मेंटेन करने के लिए उसको जो पैसे मिलते थे उसको ताबिनान कहते थे। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब जो डिफरेंट हिस्टोरियंस है उनके ड्यूअल रैंक के ऊपर डिफरेंट व्यूज है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। विलियम इरविन जो हैं वो कहते हैं कि ये डबल रैंक का आयुष, मैं यहाँ पे रुकूंगा, कुछ लोगों से हाँ पूछता हूँ। आशीष आनंद चौधरी, जात और सवार आप समझ रहे हैं? अवनीश। यस सर। हाँ, यस, गो अहेड। जात इन सवार क्या है? सर ये दो रैंक है जिसको डिवाइड किया था 1950 अकबर के टाइम में। उससे पहले मनसबदार थे जो मतलब हाँ, हाँ, वो पहले सेकेंड एक वाले नंबर था, हॉर्सेस। बाद में दो नंबर हो गया। आप जात और सवार से क्या समझ रहे हैं? सर यही कि इसको दोनों रैंक डिवीजन किया गया था अकबर के टाइम में, जिसमें सेकेंड वाला था हॉर्सेस और
घुड़सवारों के लिए, और फर्स्ट वाला उसके रैंक और उसका जो सैलरी मिलता था उसके लिए। आयुष, प्रीवियस स्लाइड। यस सर। देखिए तो आप जो बोल रहे हैं सही है अवनीश? Yes, sir. The first number, Jat, determined the Mansabdar's personal pay, and the second number, Sawar, fixed the number of horses and horsemen. ठीक है ना? सब लोगों के लिए जात और सवार क्या है, आप आगे देखेंगे जब भी अपने बुक में, तो मानसिंह को 10,000 जात और सवार का की उपाधि दी गई। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो पे फिक्सेशन हुआ वो 10,000 का था, और उसके पास हॉर्समैन कितने थे? 10,000 थे। कोई 5,000 और 7,000 होगा, उसका पे फिक्सेशन कितने हुआ? 5,000 में, और 7,000 उसको हॉर्समैन रखने हैं। आप देखिए कि किसी का इक्वल होता था और किसी का हाँ सर, ये मैंने आगे बताया है सर। यस, हाँ, तो यस, गो अहेड। तो आप लोग जात और सवार को एकदम समझ लीजिए कि जात मतलब होता था कि आपका पे फिक्स आज भी होता है। अगर गवर्नमेंट जॉब में आप जाएंगे तो हर एक लेवल पे आपका पे फिक्सेशन होता है, 10, 11, 12, 13 इस तरह से, ठीक है। और सवार हो गया कि हम कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, सिंपल। आई एम नॉट लाइक मीन अबाउट द सवार, बट ठीक है, चलिए। यस सर। तो ये डिफरेंट हिस्टोरियंस के इस डुअल रैंक के ऊपर डिफरेंट व्यूज है। विलियम इरविन कहते हैं कि ये जो रैंक डबल रैंक था, इसका मतलब था कि मनसबदार को had to maintain his personal pay from his personal pay to contingent of troops। तो ये ऐसा बोलते हैं कि उनको एक जाट और सवार के हिसाब से दो अलग अलग कंटिजेंट ऑफ ट्रूप्स मेंटेन करना होता था। लेकिन अब्दुल अजीज जो है ये इसको डिनाई करते हैं और बोलते हैं कि he said that the जाट पे was purely personal with no involvement of troops। उससे उनको जो पेमेंट उनको जात रैंक के अंडर मिलती थी उससे उनको ट्रूप्स मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं होती थी, और उनको दो कंटिजेंट नहीं बल्कि एक ही कंटिजेंट मेंटेन करना होता था जो उनके सवार रैंक के अंदर आता था। अथर अली जो है इसको फर्दर इन्होंने क्लासिफाई किया है, और जो आज जो हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं उसको सबसे अच्छा इन्होंने ही डिफाइन किया है। उन्होंने कहा है कि जब फर्स्ट नंबर प्लेस द मनसबदार इन द एप्रोप्रिएट पोजीशन अमंग द ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट, मतलब जो जात नंबर था, एंड अकॉर्डिंगली द सैलरी ऑफ द मनसबदार वाज डिटरमाइंड। द सेकंड रैंक जो सवार रैंक था डिटरमाइंड द नंबर ऑफ हॉर्सेज एंड हॉर्समैन टू बी द मनसबदार हैड टू फर्निश। तो सबसे जो बेस्ट जो डेफिनेशन है वो अथर अली ने ही इसको जो आज हम पढ़ते हैं उसको डिफाइन किया। अब है क्लासेस ऑफ मनसबदार्स। तो मनसबदार्स के 3 क्लासेस थे। पहला, दोज विथ हॉर्समैन मतलब सवार रैंक इक्वल टू द नंबर ऑफ जात। सेकंड, दोज विथ हॉर्समैन मतलब सवार रैंक हाफ और मोर देन हाफ देन द नंबर ऑफ जात रैंक, एंड दोज विथ सवार रैंक लेस देन हाफ ऑफ देयर जाट रैंक। मतलब 3 हो गए, एक हो गए उनके जात के इक्वल, एक हो गया हाफ या हाफ से थोड़ा ज्यादा, और तीसरा हो गया हाफ से कम मतलब जात के हाफ से कम। इसको देखते हैं। The सवार रैंक was either equal or less than that of जाट रैंक। मतलब सवार रैंक कभी भी जात रैंक के ज्यादा नहीं हो सकता था, या तो इक्वल होगा या फिर उससे कम होगा। even if the सवार रैंक was higher, the मनसबदार्स पोजीशन in the official hierarchy would not be affected। मतलब आप इसको इस तरह समझिए कि एक मनसबदार है, उसका 4,000 जो है वो जात रैंक है और 2,000 जो है वो सवार रैंक है। तो वो जो होगा वो हायर प्लेस्ड होगा देन अ मनसबदार जिसका 3,000 जो है वो जात रैंक है और 3,000 सवार रैंक है। तो ऑल्दो जो सेकंड मनसबदार है उसका जो सवार रैंक है वो ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा हॉर्समैन मेंटेन कर रहा है अपने अंदर पहले वाले से, क्योंकि पहला वाला बस 2,000 मेंटेन कर रहा है। लेकिन फिर भी जो पहला वाला है उसका क्योंकि जात रैंक जो है वो 4,000 है, इसीलिए वो ऑफिशियल हायरार्की में दूसरे वाले से ज्यादा होगा, क्योंकि उसका जात रैंक जो है वो सिर्फ 3,000 है। ये समझना जरूरी है। लेकिन इस रूल में कि जात रैंक सवार रैंक से ज्यादा नहीं हो सकता, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते थे। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई मनसबदार कोई डिफिकल्ट टेरेन में सर्व कर रहा है,
और वहां पे रिबेल हो गया है, कोई रिबेलियन हो गया है, तो उस केस में सवार रैंक को इंक्रीज कर दिया जाता था विदाउट अल्टरिंग द जात रैंक। और इसके केस में एक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया था जिसको बोला जाता था कंडीशनल रैंकिंग, मतलब मशरूत बोला जाता था, जिसमें कंडीशनल रैंक दे दिया जाता था। मतलब उसका मतलब था कि एक एन इंक्रीज इन द सवार रैंक फॉर अ टेम्पररी पीरियड जब तक वो रिबेलियन हो रहा है उस जगह पे, उतने देर के लिए सवार रैंक को इंक्रीज कर दिया जाए। दिस वॉज अ इमरजेंसी मेजर अडॉप्टेड इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, द सो दैट ज्यादा हॉर्स मतलब इट वाज दैट इज द परमिशन टू रिक्रूट मोर हॉर्समैन एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट। ये बस एक टेम्पररी मेजर था, जब तक वो मतलब रिबेल है या फिर ऐसा कोई आपत्ति है तब तक ही वो होता था। एक और रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका नाम था 2 अस्पा सी अस्पा। ये जहांगीर के अंडर इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका मतलब लिटरली इस चीज का मतलब है 2 अस्पा सी अस्पा, 2 और 3 हॉर्सेस। महाबत खान जो था वो पहला बार जिसको ये मिला था, ये जो रैंक है 2 अस्पा सी अस्पा, वो महाबत खान को मिला था इन द 10th ईयर ऑफ जहांगीर reign. According to this, a part of Sawar rank of the Mansabdar or full of the Sawar rank was made into 2 aspa si aspa. It was a way to grant additional Sawar rank without disturbing the Jat rank or the Mansab hierarchy. तो अगर इस ये अब हमें समझना है कि ये असल में ऐसा क्यों होता था, क्यों सवार रैंक को ही इंक्रीज किया जाता था और जात रैंक को इंक्रीज नहीं किया जाता था। अब आपको जैसा मैंने पहले बताया था कि जात रैंक अगर इंक्रीज होगा तो पर्सनल पे इंक्रीज होगा, जो हायरार्की है उसमें उसका पोजीशन इंक्रीज होगा, प्लस उसका जो सैलरी है, जो उसका पर्सनल पे है, वो भी इंक्रीज करना पड़ेगा अगर जात रैंक डायरेक्ट इंक्रीज करता है। तो उससे तो फिर स्टेट ट्रेजरी पे एक अननेसेसरी प्रेशर पड़ेगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए ये दोनों मशरूत और 2 अस्पा सी अस्पा इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि बिना जात रैंक को अल्टर किए हम सवार रैंक को इंक्रीज कर दें, और वो ताकि वो इमरजेंसी से भी डील हो जाए, वो रिबेल है या फिर कुछ और भी आपत्ति है तो वहां पे उससे भी डील हो जाए, और मेरा स्टेट ट्रेजरी पे कोई एडिशनल प्रेशर भी ना पड़े, और ऑफिशियल जो हायरार्की है वो भी ज्यादा डिस्टर्ब ना हो, और एक मतलब एक स्टेबिलिटी रहे। इसीलिए ये दोनों रिफॉर्म्स लाए गए थे, मशरूत और 2 अस्पा सी अस्पा। अब देखेंगे हम अपॉइंटमेंट और जो प्रमोशन होते थे मनसबदार वो कैसे होते थे। तो जो मीर बख्शी थे ये मेन ऑफिसर थे जो एम्परर को, जो भी एम्परर होता था उसको कैंडिडेट्स प्रेजेंट करते थे, डायरेक्टली मीर बख्शी करते थे। लेकिन उसमें जो लीडिंग नोबल्स थे और जो प्रोविंसेस के गवर्नर्स थे उनकी भी रिकमेंडेशन ली जाती थी, और एक एलैबोरेट प्रोसीजर था जिसमें दीवान को इंक्लूड किया जाता था, बख्शी को इंक्लूड किया जाता था, और भी जितने ऑफिसर थे, फौजदार, सूबेदार, उन सबको इंक्लूड किया जाता था। उसके बाद वो एम्परर के पास जाता था वो कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद फरमान जो होता है रॉयल डिक्लेरेशन कह सकते हैं उसको, जो फरमान होता है वो इशू किया जाता था। उस पर जो सील होती थी वो वजीर की सील होती थी। ग्रांटिंग ऑफ मनसब्स वाज एक्सक्लूसिवली द प्रेरोगेटिव ऑफ द एम्परर। ये मतलब एक एक्सक्लूसिव राइट था एम्परर के पास कि किसको कौन सा मनसब कहाँ पे कब दिया जाएगा, कितना और कितना एरिया होगा, वो सिर्फ वो एम्परर का राइट होता था। एरिया बोल रहा हूँ कि कौन सा रैंक दिया जाएगा वो सिर्फ एम्परर का राइट होता था। ही कुड अपॉइंट एनीवन एज द मनसबदार, और सिर्फ उसके मन पे होता था। और चाइना की तरह यहाँ पे कोई रिटन एग्जामिनेशन भी नहीं होता था जो उस टाइम पे चाइना में एग्जिस्ट करता था। यहाँ पे वैसा कोई प्रोसीजर नहीं था। एक जो क्लोज सर्वे किया गया है उसमें ये पाया गया है कि उस वक्त के जो मुगल एम्परर्स के अंदर जो मनसबदार होते थे उसमें ये देखा गया है कि बहुत से ग्रुप्स को फेवर किया जाता था, मतलब फ्यू ग्रुप्स को फेवर्स मोर देन दी अदर्स। तो जो मोस्ट फेवर जो ग्रुप था वो था खानजाद। मतलब इस ग्रुप में कौन आते थे? सन्स एंड क्लोज रिलेटिव्स ऑफ पर्सन्स हु वर ऑलरेडी इन सर्विस। मतलब रॉयल सन्स जो एम्परर के या एम्परर के जो और भाइयों के जो बेटे होंगे वो, या फिर जो ऑलरेडी जो मनसबदार हैं उनके बच्चे इस ग्रुप में आते थे। इसको बोलता था खानजाद। अनदर ग्रुप विच वाज गिवन प्रेफरेंस who held high positions in other kingdoms। तो जो दूसरे किंगडम्स में जिसको मतलब जैसे
जैसे हम सब जानते हैं कि मुगल की जो एक्सपेंशन की पॉलिसी थी वो थी कि वो एक वैसल स्टेट्स क्रिएट करते थे इंडिया में हर जगह। तो उस किंगडम के जो राजा थे उसके जो बेटे होते थे उनको भी प्रेफरेंस मिलता था इसमें। The main areas from which such people came from Uzbek, Safavi empires and the Deccan kingdoms. They include Irani, Turani, Iraqi and Khurasani. Khurasan is the area which is to the right of Iran. तो right of Iran में जितना भी एरिया उसको खुरासान कहते हैं। तो उज्बेक्स और सफावी एम्पायर्स के जो लोग थे उनको प्रेफरेंस दिया जाता था, डेक्कन किंगडम्स के जो लोग थे उनको दिया जाता था, और जो एथनिसिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ईरानी, तुरानी एंड इराकी एंड खुरासानी। इसको मैंने आगे भी एलैबोरेट किया है कि किस तरह से मनसबदार की कॉम्पोजिशन होती थी। अब चलते हैं प्रमोशंस पे। तो इन केस ऑफ प्रमोशंस वही सेम मेथड कंसल्टेशन का नोबल्स और गवर्नर से फॉलो किया जाता था, जो अपॉइंटमेंट्स में फॉलो किया जाता था। फिर उसमें दीवान और बख्शी और फौजदार इन सब से भी कंसल्टेशन होती थी, और फिर फाइनली एम्परर को भेजा जाता था ताकि वो एक फरमान इशू हो वजीर के सील पे। प्रमोशंस वर जनरली गिवन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एंड लीनिएज। तो लीनिएज पे भी आपको दिया जाता था प्रमोशंस और परफॉर्मेंस पे भी, तो दोनों इंपॉर्टेंट थे। मानुसी ये एक वेनेशियन ट्रैवलर है जो भारत आए थे। उन्होंने अपने राइटिंग ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स ऑफ औरंगजेब reign, he writes, to get the Hazari or the pay of 1000, it is necessary to wait a long time and work hard. For the kings only grant it sparingly, only to those who by their service and their skill in affairs have arrived at the stage of deserving it. In having this rate of pay accorded to you, they gave you the title of Omera या उमरा, that is noble. तो यहाँ पर भी आप देखिए कि मानुसी जो वेनेशियन ट्रैवलर थे वो भी ये कह रहे हैं कि हजारी यानी पे ऑफ 1000, इसको हम लोग एज रैंक भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जब वो मिलता था तो उसके लिए आपको बहुत देर तक मतलब बहुत वेट करना पड़ता था, इन द सेंस कि आपको अपनी लॉयल्टी सिद्ध करनी होती थी, इसका ये मतलब है। और आपको हार्ड वर्क करना होता था, मतलब आपको अपना स्किल दिखाना होता था। और ये भी यहाँ दिखता है कि आसानी से ये नहीं मिलता था, क्योंकि जो राजा जो भी एम्परर्स थे वो इसको आसानी से देते नहीं थे, और आपको बहुत स्किल्ड होना पड़ेगा जो भी अफेयर आप हैंडल कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक्चुअल प्रैक्टिस में रेशियल कंसिडरेशन जो था वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, और अनफ्लिंचिंग, ये रॉयल्टी हो गया, ये असल में लॉयल्टी होगा, अनफ्लिंचिंग रॉयल्टी जो है, लॉयल्टी LOYALTY वाज येट अनदर कंसिडरेशन। तो मतलब रेशियली भी देखा जाता था, उसका भी थोड़ा सा इफेक्ट होता था, और आपको लॉयल भी रहना होगा। तो ये दोनों चीज प्रमोशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट थे। नो डाउट आपका हार्डवर्क और स्किल भी चाहिए होता। अब जो मेन जो मनसबदार के जो काम होता था वो था मेंटेनेंस ऑफ ट्रूप्स। वो कैसे करते थे वो थोड़ा देखते हैं। मनसबदार्स वर आस्क्ड टू प्रेजेंट द कंटिंजेंट फॉर रेगुलर इंस्पेक्शन। जो भी उनका कंटिंजेंट था उसका रेगुलर इंस्पेक्शन होता था और उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होता था। द जॉब ऑफ इंस्पेक्शन वाज परफॉर्म्ड बाय मीर बख्शी। मीर बख्शी इसका जो डिपार्टमेंट था, वही आपको याद होगा, अपॉइंटमेंट में भी उनका बहुत मेजर रोल रहता था और इंस्पेक्शन में भी उनका बहुत बड़ा रोल रहता था। और इसको एक्सप्रेसल प्रोसीजर वही दाग ओ चेहरा, ये दाग वाला हम दिल्ली सल्तनत में भी देखे अलाउद्दीन खिलजी के रेल में कि कैसे वो दाग प्रोसेस होता था। तो ये दाग ओ चेहरा प्रोसेस यहाँ पर भी मुगल में भी वो एक कंटिन्यूएशन हम दिखते हैं। ऑल दी हॉर्सेस presented for inscription by a particular noble were branded with a specific pattern to distinguish these from the others through a seal. तो मतलब कि अगर मैं एक नोबल हूं और मेरे अंडर 100 हॉर्सेस हैं, तो उन 100 हॉर्सेस का एक पर्टिकुलर साइन होगा, एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा जिससे उनको ब्रांड किया जाएगा, ताकि वो पता चले कि ये मेरे हॉर्सेस और वो किसी और से मेरा डिफरेंशिएट ना हो जाए। और जो ट्रूप्स थे, जो हॉर्समैन थे, उनका फिजिकल डिस्क्रिप्शन, मतलब उनका चेहरा, इट वाज आल्सो वेरी स्ट्रिक्टली रिकॉर्डेड। So this way the possibility of presenting the same horse or the same troops for inspection was greatly reduced. तो मतलब ऐसा नहीं हो कि मैं 100 मेरा हॉर्सेस हैं और मैं 85 हॉर्सेस लाया हूँ, लेकिन मैं उसको बार बार सेम ही हॉर्सेस को दिखा रहा हूँ और मैं अपना नंबर फुलफिल कर रहा हूँ। तो ऐसा ना हो, इसके लिए ये चेहरा और जो दाग जो प्रोसेस था वो काफी मतलब पूरी तरह से तो नहीं हटा पाया था, लेकिन
जो इसको इसको एक सिग्निफिकेंटली इसको रिड्यूस किया था, और इसको बहुत रिलीजियसली फॉलो किया जाता था, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था। और कितना रिलीजियसली फॉलो किया जाता था इसका हमें इससे भी पता चलता है कि एक नंबर ऑफ केसेस था जहां पे जो नोबल्स थे उनका रैंक रिड्यूस कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाइड कंटिजेंट को जो मेंटेन करना था उसकी ऑब्लिगेशन जब नहीं निभाई थी, तो उनके रैंक में रिडक्शन भी ला दिया गया था। जो अब्दुल हामिद जो लाहौरी हैं, अपनी बुक बादशाहनामा में लिखते हैं कि शाहजहां जो था, it was laid down that if a mansabdar was posted in the same province where he held a jagir, he had to muster 1/3 of the contingent of his sawar rank. In case he was posted outside, he had to muster 1/4, or if he was posted in bulk or Samarkand, he had to maintain 1/5. तो शाहजहां के टाइम में हम ये देखते हैं कि जो मनसबदार हैं उनका सवार रैंक में मतलब एक तरह से एक डिवीजन कर दिया गया था कि कौन कहाँ पे पोस्टेड है। अगर तो सेम जगह पोस्टेड है जहां पे उसका जागीर है, तो उसको सबसे ज्यादा यानी 1/3 मेंटेन करना है अपना सवार रैंक के हिसाब से। अगर वो कहीं बाहर पोस्टेड है तो उससे उससे कम 1/4 मेंटेन करना है। और अगर वो बल्क और समरकंद में है, ये क्योंकि ये सबसे दिल्ली से सबसे दूर की जगह है, तो वहां पे उसको सिर्फ 1/5 मेंटेन करना है। तो मतलब रीजन के हिसाब से भी डिवीजन हो गया था, ये बता रहे हैं अब्दुल हामिद लाहौरी। अब जो सैलरी थी, the scale of salary was fixed for the jat rank, but one rank had no arithmetical relationship with the other. मतलब कि अगर ये आगे बताएंगे, in other words the salaries did not go up and down proportionately. अब जैसे ये जो टेबल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जाट रैंक जो 7,000 है उसकी जो क्लास 1 की सैलरी है वो 45,000 रुपए है, 5,000 की 30,000 है, लेकिन 40 जो 4,000 है उसकी 22,000 है। तो इसमें आप कोई प्रपोर्शन नहीं देखेंगे कि 7,000 है तो उसकी इतनी है और 5,000 है। मतलब जैसे जैसे रैंक कम हो रहा है तो उसी प्रपोर्शन में सैलरी कम नहीं हो रही है। तो इसमें कोई फिक्स प्रपोर्शन नहीं था, ये ऊपर नीचे प्रपोर्शनेटली नहीं होती थी। क्लास 2 में भी आप देखिए 29,000 है, फिर 21,800 है, 16,800 है, 11,900 है, 8,100 है। तो इसमें कोई प्रपोर्शन आपको दिखाई नहीं देगा, ये इसमें कोई फिक्स प्रपोर्शन नहीं था। The salary for the Sawar rank was the sum total of the remuneration given to each trooper, which was fixed and uniformly applicable, whatever the number of the Sawar rank might be. तो सवार रैंक की जो सैलरी है जो मेंटेन करने के लिए, जो ट्रूप्स मेंटेन करने के लिए थी, वो ऑब्वियसली हर ट्रूप की जितनी पर्सनल सैलरी है उन सब का एक सम टोटल उनको दिया जाता था। एंड दिस वाज ये हर एक जो जिस हिसाब से भी आपका सवार रैंक है उस हिसाब से जितने अभी आपके अंडर में ट्रूप्स हैं उसका सम टोटल आपको दे दिया जाता था, और कोई भी आपका सवार रैंक कितना भी हो। अब जो मनसबदारी सिस्टम का एक बहुत इंटरेस्टिंग एक जो चीज है वो था सिस्टम ऑफ एस्चीट। ये मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा इस पूरे में। many contemporary accounts, especially of the European travelers, basically travel accounts, refer to the practice whereby the emperor took the possession of the wealth of the nobles after their death. तो मतलब जब किसी नोबल की कोई प्रेजेंट सर्विंग मनसबदार की जब डेथ हो जाती थी तो उसकी जो वेल्थ है वो एम्परर के पोजीशन में आ जाती थी। दिस प्रैक्टिस इज नोन एज एस्चीट, या फिर उसका जो उर्दू वर्ड है या जो अरबी वर्ड है वो जब्त। The reason was that the nobles often took loan from the state, which remained unpaid till their death. So it was the duty of the Khan Saman, ये एक imperial Mughal officer होते थे, to take over the nobles' property and adjust the state's demand, after which the rest of the property was given to the heirs or sometimes distributed by the emperor among the heirs himself, without any regard for Islamic inheritance law. इससे एक चीज जो सर भी हमें बताते हैं कि रिलीजन और स्टेट का क्या रिलेशन था, इससे एक पता चलता है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें लिखा है कि इस्लामिक इनहेरिटेंस लॉ को उतनी तरजीह नहीं दी जाती थी। वो एम्परर अपने विल के मुताबिक वो उसके एयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते थे। जब स्टेट्स का जो डिमांड है, मतलब अगर मैंने 100 रुपए लोन लिया है और मेरी जो प्रॉपर्टी है वो 200 रुपए की है, तो जो मेरा मुतालबा होगा यानी जो स्टेट की डिमांड होगी वो 100 रुपए होगी, तो उसको तो जब्त कर लिया जाएगा, लेकिन जो बाकी 100 रुपए है वो मेरे एयर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो एम्परर के द्वारा की जाएगी और उसमें कोई भी इस्लामिक लॉ को नहीं देखा जाएगा।
कोई भी इस्लामिक इनहेरिटेंस लॉ का नहीं होगा, वो एम्परर के विल के ऊपर है कि वो मेरे किस एयर को या किस बच्चे को कितने देता है, तो वो एम्परर का विल है। और यहाँ पे लिखा है कि इट सीम्स दैट इन मोस्ट केसेस डिपेंडेंट ऑन द विल ऑफ द एम्परर। तो ये दिखाना, इसमें इससे ये भी पता चलता है कि रिलीजन जो था वो एडमिनिस्ट्रेशन में उस तरह से हावी नहीं था जिस तरह से बहुत बार आजकल दिखाया जाता है। अब है कॉम्पोजिशन ऑफ द मनसबदार्स। ये मैंने पहले भी बताया था, इसको थोड़ा एलैबोरेट किया है यहाँ पे। जो थियोरेटिकल पोजीशन थी कि मनसबदारी जो है वो सबके लिए खुली है, लेकिन जो प्रैक्टिस में था वो मुगल जो थे वो हेरिडिटी को एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर करते थे कि आपके जो पहले के जो आपकी परिवार में कोई मनसबदार रहा है या नहीं। इट अपीयर्स दैट द खानजाद्स जो हाउस बॉर्न होते थे या डिसेंडेंट्स ऑफ मनसबदार्स, जैसे हाउस बॉर्न कहने वाले भी जो रॉयल ब्लड, रॉयल फैमिली से जिनका ताल्लुक था, या फिर मनसबदार के जो डिसेंडेंट थे, उनका पहला क्लेम होता था। खानजाद्स हैड द फर्स्ट क्लेम। अब इसका एक एग्जांपल भी है कि जो टोटल नंबर ऑफ 575 मनसबदार थे जो 1000 या 1000 के ऊपर का रैंक जो होल्ड करके बैठे थे औरंगजेब के टाइम में, उसमें जो खानजाद का जो नंबर था वो था 272। मतलब आउट ऑफ 575 दे वर 272, मतलब ऑलमोस्ट 50% या 50% आप कह सकते हो। मतलब दैट वाज रफली 47%। After Khanzads, a number of mansabdars were recruited from zamindars. जमींदार जैसे सर ने कहा, इनसे भी मनसबदार्स को रिक्रूट कर दिया जाता था। आउट ऑफ 575 मनसबदार्स इन 1707, 81, मतलब इसी 575 में 81 जमींदार्स भी थे। और मुगल्स जो, अब एथनिसिटी की अगर बात आती है तो पर्शियंस, चगताई, मुगल्स आपको पता होगा कि जो बाबर थे वो भी जो मंगोल जो पूरी डायनेस्टी चंगेज खान की उसकी चगताई जो डिवीजन थी उसके ही डिसेंडेंट्स। तो मुगल्स आल्सो वेलकम पर्शियंस, चगताईज, उज्बेक्स एज वेल एज दक्कनीज एंड मनसबदारी, दक्कनीज इन दी मनसबदारी। तो ये सारी एथनिसिटी के भी लोग आते थे। सर्टेन रेशियल ग्रुप्स व वेरी वेल एंट्रेंच्ड, जैसे ये सारे जो रेशियल ग्रुप्स हैं ये बहुत ज्यादा थे मनसबदारी में। और जो बाकी के जो रेशियल ग्रुप्स है वो थे तुरानीज, मतलब सेंट्रल एशियंस, ईरानीज, अफगान्स, इंडियन मुस्लिम्स जिसको शेखजादास कहते थे, राजपूत, मराठास और डेकनीज। और जो लास्ट के जो दो थे मराठास और डेकनीज, वो औरंगजेब के द्वारा लार्ज स्केल में मिलिट्री रीजन के कारण रिक्रूट किए गए थे। तो ये भी एक तरह से जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कि औरंगजेब और मराठास के बीच में बहुत बहुत बड़ी कोई वॉर थी या फिर दोनों एक दूसरे को सहन नहीं कर सकते थे, यहाँ पे वो दिखाता है कि औरंगजेब रिक्रूट करते थे मराठास को, और वो भी उनकी मिलिट्री माइट को मानते थे, तभी उसको रिक्रूट करते थे एज मनसबदार इतने बड़े पोजीशंस पे। सर यहाँ पे मनसबदारी खत्म होता है सर, और अब जागीरदारी शुरू। हाँ, नहीं तो बस गिव मी 2 मिनट्स में जानता हूँ कि कहाँ कहाँ दिक्कत है। तो आपने काफी अच्छा समझाया। थोड़ा सा 2 चीज पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि जिस तरह से आज स्टेट सर्विसेज या यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आप देखिएगा कि ये पैटर्न है। आप लद्दाख में अगर पोस्टेड हैं तो आपकी सैलरी अधिक है, लोगों से 10,000 रुपीज प्लस आपको मिलता है। आप जैसे कि जहांगीर के समय आपने देखा कि और उसके बाद भी कि वो लोग डिफरेंट एरिया में जैसे जात और सवार में डिफरेंस आ जाता था। अगर मान लीजिए 2000 और 2000 है, तो अगर आपका जहाँ पे लैंड है अगर वहां है तो आप 2000 आप फोर्सेस रख रहे हैं, या 3000, मैं बताता हूँ 3000 क्यों। या आप अगर थोड़ा सा दूर पे हैं तो आप 2000 की जगह पे 1500। अगर आप कुछ ऐसे रीजन में जहाँ पे टफ है, जहाँ पे एटमोस्फियर टफ है, एक्सपेंडिचर अधिक है, तो आप अपने घोड़ों की संख्या यानी कि सवार की संख्या कम कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक और टर्म सिंप्लीफाई करने के लिए, जैसे आयुष ने बताया कि 4000/2000, 4000 जात और 2000 सवार, यानी कि 4000 आपको रुपये मिलेंगे और उसमें आपको 2000 घुड़सवार को रखने होंगे। एक और रैंकिंग क्या था, जो 3000 और 3000 थे उनकी रैंकिंग नीचे थी। यानी कि रैंकिंग किससे डिसाइड होती थी कि आपको सैलरी क्या है। इंडिया में आज वही सिचुएशन है। अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में जाएंगे तो
आपको कितना काम है ये नहीं डिसाइड करेगा, आपके पास कितनी सैलरी वो आपकी हायरार्की डिसाइड करती है। तो आज किसी को पता नहीं है कि हम वही कुछ फॉलो कर रहे हैं जो मुगल्स फॉलो करते थे। यानी कि रियली जो पूरा सैलरी है एज ए स्ट्रक्चर, आज भी देखिए हम 7th पे कमीशन में हैं, और 7th पे कमीशन का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो जैसे आयुष ने एक आइडिया दिया है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, वो सारा लेवल अभी भी आप एक बार 7th पे कमीशन आप देख लीजिए, आपको पता हो जाएगा। तो ये पहली बात। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट चीज है दुअस्पा सिंहस्पा, वहां पे मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग थोड़े से कंफ्यूज होंगे। अब क्या है, अगर किसी मनसबदार को 4000/2000 का मनसब मिला है, ठीक है, उसमें 1000 जो है वो सी अस्पा और दो अस्पा है मनसब। इसका मतलब क्या हुआ 1000, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल नंबर ऑफ हॉर्सेज उसके पास कितने 3000। 1000 तो नॉर्मल, और 1000 उस कैटेगरी में आते हैं जिसको कि सी अस्पा और दो अस्पा बोलते हैं। दैट मीन्स कि नंबर डबल हो जाएगा उसका, यानी कि वो 1000 जो है, अब उस 1000 की जगह पे उसको 2000 हॉर्सेज रखने होंगे। यानी कि अगर किसी को 4000/2000 सी अस्पा दो अस्पा मनसब मिला है, और जिसमें कि 1000 सी अस्पा दो अस्पा मनसब है, इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ हॉर्सेज दैट वाज 3000। क्लियर अर्चना, इसको आपको क्लियर है ये? सर क्लियर हो गया। बताइए। सर सी एस्पा दो एस्पा वो जैसे आयुष ने बताया वो स्पेशली इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि जो मतलब जात पे ज्यादा मतलब असर ना पड़े, ट्रेजरी पे ज्यादा असर ना पड़े और मनसब भी बढ़ जाए। तो जैसा कि आपने भी फिर एक्सप्लेन किया कि अगर उसके पास पहले से 3000 हॉर्सेस है तो एक सी एस्पा मतलब एक सी एस्पा लगा के तो उसमें और 1000 हॉर्सेस उसके पास और हो नो जाएंगे। नो 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 हाँ नो। सर, समझ में आ गया सर। हाँ, बताइए हाँ आयुष, सर। अब आया सर समझ जैसे, में? हाँ सर, वो मैंने वो किया था सर, वो मैंने वहां पे देखा था, थोड़ा सा हाँ मेरे को हाँ, उतना क्लियर नहीं हो रहा, इसलिए मैंने उतना चलिए। अच्छे से हाँ, नहीं मैं समझा। समझ गया, ठीक है। तो मैं क्यों हूँ, गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, सीएसपा दुएसपा भी दे रही है मुझे। हाँ, हाँ सर, वो तो मैं ये आप बोलना चाह रहे हो सर कि हाँ जैसे मान लिया कि 4000/2000, हाँ हाँ तो अगर उसमें 4000/2000 है और दो अस्पा सी अस्पा है, तो उसका मतलब होगा कि 1000 जो उसमें से है वो मेरा दो अस्पा सी अस्पा में आ गया, तो वो डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा, तो यस। 1000 का 2000 हो गया, और 1000 मेरा नॉर्मल जो ट्रूप्स थे वो हैं, तो तो टोटल जो हॉर्समैन 3000 हो हो जाएंगे गया। वो 3000 हो जाएंगे। अच्छा, और किसी को अमित अमित है क्लास में? हाँ अमित, गो अहेड। यस सर। समझ में आई बात? यस सर। बताइए। तो जैसे आपने बताया कि दो अस्पत क्या नाम था सर? सिंहस्पा, दो दुअस्पा सिंहस्पा। दो अस्पा और सी अस्पा सर, जैसे कि आपने बताया कि मान लो कि 400 और 200 हमारे पास 400 जास और 200 सवार है, तो अगर हमारे पास 1000 ऑर्डनरी हॉर्सेस है, अगर उस पर हम टू अस्पा और दो अस्पा लगा देते तो वहां पे हमारे 300 हॉर्सेस हो जाएंगे, 3000। नहीं, आप थोड़ा सा पता नहीं बाहर है या आप 100 और 1000 में थोड़ा कंफ्यूज हो गए। हमें आप समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ रहे हैं, लेकिन चलिए किसी और के पास चलते हैं। ज्योति झा से मैंने कभी क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो ज्योति आपको समझ में आ रही है बात ये? मिस झा, मुझसे अजय ने पूछा, आपके जो प्रीवियस सर हैं, कि आजकल ज्योति क्वेश्चन पूछती है कि नहीं। तो मैंने बोला कि मैं ज्योति कौन है, मुझे तो पता ही नहीं है। हाँ, सो ये तो गलत है। हाँ, चलिए अब फिर से एक बार, अब हर एक के पास नहीं जाऊंगा। 4000/2000 ये मनसब दिया गया ज्योति झा को, ठीक है। और इसमें 1000 ब्रैकेट में लिख दिया गया, 1000 दुअस्पा और सी अस्पा मनसब है। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 4000/2000 ब्रैकेट में 1000 सी दुअस्पा और सी अस्पा मनसब है। ये एक क्वेश्चन दिया गया। तो टोटल नंबर ऑफ हॉर्सेस कितने उसके पास हुए? तो 4000 तो उसका सैलरी हो गई, और 2000 में 1000 नॉर्मल हॉर्समैन है,
1000 हो गया, और 1000 जो है वो दू अस्पा और सी अस्पा में मनसब है, यानी कि वो 1000 डबल हो गया। ये जहांगीर के समय इंट्रोड्यूस हुआ, और वो यानी कि अब उसको 1000 नॉर्मल सैनिक और 2000 अकॉर्डिंग टू दू अस्पा और सी अस्पा के अंडर उसको हॉर्समैन रखने होते थे। यानी कि अब क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ हॉर्समैन दैट मीन्स 3000, जहां पे 1000 को हो सकता था कुछ प्रिविलेज मिला होगा, और जो 2000 होते थे उनको नॉर्मल शूज या फिर कुछ ऐसे रखा जाता था उन तरह के हॉर्सेस को। तो ये होता था कि इन हॉर्सेस को लड़ाई में आगे रखते होंगे और बाकी जो 2000 हॉर्सेस वाले को पीछे रखते होंगे, ऐसा कुछ सिस्टम बना होगा। लेकिन नंबर कितने हो गए, नंबर हो गए 3000। अगर टोटल 2000 जो हुआ वही क्या हो गया सिंह अस्पा दो अस्पा में, यानी कि 4000 सैलरी और 4000 उसके पास हॉर्समैन होते थे। तो आपको एक चार्ट बनाना होगा, और आयुष आपको भी इसके लास्ट स्लाइड में, कि किसके समय क्या क्या चेंजेज आए थे। अगर आपने सोर्सेज के बाद जैसे ये आपने मनसब को एकदम क्लियर कर दिया कि मनसब का मतलब क्या होता था, अगर उसी तरह एक आप टाइमलाइन बना देंगे कि अकबर ने शुरू किया, अकबर के समय ये था, जहांगीर के समय ये था, और शाहजहां के समय ये था। अगर तीनों को आप दिखा देंगे तो आपका काम खत्म, आपको मार्क्स ही मार्क्स मिलेंगे, तो आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है। और हाँ, मनसबदार का मतलब होता है ब्यूरोक्रेसी। दिस इज डेफिनेट। अगर हम जागीरदार को बोले तो जागीरदार, आई थिंक आयुष आपने पढ़ा तो वो इक्तेदार को ही आगे के सीक्वेंस में बढ़ाने इक्तेदार का आधा फंक्शन उसके पास है। हाँ, इक्तेदार का जो आधा फंक्शन है वो उसके पास है। और आप जैसे देख रहे हैं कि नंबर्स है कि इतने नंबर्स यहाँ आए, इतने नंबर्स उसमें, तो इससे ये पता चलता है कि एक जो कंपोजिशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी है वो उस समय अवेलेबल थी। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, और आज भी वही है, कंपोजिशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो हम अगर, तो व्हाट इज हिस्ट्री, इट्स ए कंटिन्यूअस डायलॉग, अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट, सो वी नेवर एवर delimit or delete any administration if you want to know this kind of administration UPSC अगर आपको देखते हैं तो आपको मनसबदारी सिस्टम पढ़ना ही होगा, आप उसको अपने सिलेबस से नहीं हटा सकते हैं। जो IAS इसको पढ़ेगा, जो IPS पढ़ेगा, वही एक अच्छा IAS IPS या टीचर बनेगा। गो अहेड। यस सर, जागीरदारी सिस्टम शुरू करते हैं। यस। रेवेन्यू, अब दिल्ली सल्तनत में हम देखते थे कि इक्तेदार होते थे, और इक्ता का मतलब होता है रेवेन्यू असाइनमेंट। एक जगह दे दी जाती थी इक्तेदार को, वहां से बोला जाता था इसका रेवेन्यू दो, रेवेन्यू इकट्ठा करो, फिर उसको वहां से पर्सनल पे मिलता था। दिस सिस्टम वाज डेवलप्ड एंड टू appropriate the surplus from the peasantry and distribute among the nobles. This also included the administration of the assignee. अब यहाँ पे देखिए कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट है वो हम मनसबदार में क्लियर कर चुके हैं। जागीरदार में होता था कि सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करना है। The Mughal emperors too did the same. The assignments were given in lieu of cash salaries. The area assigned was called जागीर, जो एरिया असाइन होता था, और जो होल्डर्स थे वो थे जागीरदार। कभी कभी इक्ता, इक्तेदार और तुयुलदार जो टर्म्स है वो भी यूज कर लिए जाते थे, लेकिन वो बहुत कम यूज किया जाता था। It must be clear that it was not the land that was assigned, but the income from that land was given to the जागीरदार। मतलब वो ऐसा नहीं था कि वो लैंड का मालिक बन जाता था, उसका एडमिनिस्ट्रेशन वो कंट्रोल करने लग जाता था। वो सिर्फ उस लैंड से रेवेन्यू इकट्ठा करता था, उसका रेवेन्यू को इकट्ठा करना उसका बस ये था। This system developed over a period of time, underwent many changes before establishing, लेकिन जो बेसिक इसका फ्रेमवर्क था वो अकबर के रीन के टाइम में आया था। अब आगे चलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जागीरदार सिस्टम्स। तो ड्यूरिंग अकबर्स पीरियड ऑल द टेरिटरी वाज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जो खालिसा और जागीर। खालिसा हमें पता है कि वो वहां से जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा होता था वो इंपीरियल ट्रेजरी में जाता था, वो सीधे क्राउन के अंदर जाता था। और जो जागीर था वो जागीरदार को असाइन होता था कि आप वहां पे जाके रेवेन्यू इकट्ठा करिए, और उसके बदले में उनको कैश सैलरी मिलती थी डायरेक्ट स्टेट से, जिसको बोलते थे नकद। द एस्टिमेटेड रेवेन्यू, जो वहां का एस्टिमेटेड रेवेन्यू होता था, अगर सपोज करिए कि
दिल्ली है या फिर कानपुर है, अब कानपुर का जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू है उसको कहते थे जमा या जमादामी, और and it was calculated in दाम, a small copper coin 1/14 of the silver रुपया on the average। तो कॉपर कॉइन, एक स्मॉल कॉपर कॉइन होता था, उसके मतलब वो यूनिट होता था, तो उसको उस पे हम लोग उसको एस्टिमेट करते थे कि इस जगह से कितना एस्टिमेटेड रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू आ सकता है। और जो जमा होता था वो लैंड रेवेन्यू इंक्लूड करता था, इनलैंड ट्रांजिट ड्यूटीज, जब भी आपके मतलब आप कानपुर से, अगर लखनऊ से कोई चीज कानपुर जा रही है, दिल्ली से कानपुर जा रही है, तो उसमें जो ड्यूटी लगती थी उसको इंक्लूड करता था, पोस्ट कस्टम्स और अदर टैक्सेस, जिसको बाकी के जो टैक्सेस उसको बोलता था साहिर जिहाद। द अमाउंट दैट वाज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दैट वाज एक्चुअली कलेक्टेड दैट वाज कॉल्ड हासिल, जो हाथ में आता था जागीरदार के उसको बोलते थे हासिल। और एक और टर्म रेवेन्यू ऑफिसर यूज करते थे, वो था पैकाबी। दिस टर्म वाज यूज्ड फॉर द एरियाज हुज रेवेन्यूज वर येट टू बी असाइंड। मतलब अभी भी जो मतलब वो अभी भी जागीरदार वहां पे असाइन नहीं होते हुए थे, उस एरियाज को बोलते थे पैकाबी, मतलब अभी वो एरिया खाली था, वहां से रेवेन्यू इकट्ठा करने वाला असाइन नहीं हुआ था। एक जो इंपॉर्टेंट फीचर था जागीरदार सिस्टम का, जो मैंने इक्ता सिस्टम में भी ये कॉमन पाया था, कि ट्रांसफर होते रहते थे जागीर होल्डर्स के या जागीरदार्स के, कांस्टेंट फ्रॉम वन जागीर टू द अदर। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से होता था, क्योंकि ताकि कोई भी जागीरदार है वो कोई लोकल रूट्स ना डेवलप कर ले, और वहां पे अपना करप्शन का कोई चांस ना इंक्रीज हो जाए। क्योंकि ये आज भी होता है कि आप कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में हो, बैंक में हो या फिर कहीं पर भी हो, तो आपका ट्रांसफर होते रहता है, ताकि इसी सेम रीजन की वजह से, ताकि वहां पे करप्शन के चांसेस रिड्यूस हो, क्योंकि जब आप लोकली रहते हो, लोकलाइज रहते हो, तो ज्यादा चांसेस होते हैं। एट द सेम टाइम लेकिन एसएचओ का नहीं होता है, जो कि इंडिया में पुलिस में हमने देखा है कि जो और इसलिए पुलिस में, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, रिपोर्ट है कि पुलिस में अपर ऑफिसर्स का, हायर ऑफिसर्स का तो ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन लोकल ऑफिसर्स का ट्रांसफर नहीं होता है। और उसके पीछे पहले दो रीजन बताए जाते थे, क्योंकि लोग जो एसएचओ और उसके नीचे के ऑफिसर्स हैं, क्योंकि उनको लोकेलिटी की जानकारी काफी अच्छी होती थी, तो उनका ट्रांसफर 10 साल 20 साल में होता था, एंड दैट लीड्स टुवर्ड्स द करप्शन। लेकिन अब ये आइडिया देना गलत है, क्योंकि अब इतना हमने, गूगल तो हमारे घर तक पहुंच गया है, तो अब अगर उस करप्शन को रोकना है हमें, तो एआई का सहारा लेना चाहिए। चलिए यहाँ पे ना, और इक्ता और जागीर में बेसिक डिफरेंस अभी आयुष ने बताया, और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन था जागीर, और वो क्या था, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन था। वहां पे ये उस लैंड पे कितना रेवेन्यू मिलेगा उसको जागीर्स को दिया जाता था, और इक्ते में, इक्तेदार में वो लैंड ही दे दिया जाता था। कई बार जो इक्तेदार वो काफी स्ट्रांग बन जाते थे। आई एम राइट? यस सर, ये अभी जैसे मॉडर्न में कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है ना सर, उस तरह का है, लेकिन बस इसका रोल थोड़ा सा फर्क है। ये रेवेन्यू इकट्ठा करता है और वो एडमिनिस्टर करता है, तो ये अच्छा, बहुत एक मॉडर्न आइडिया है। हाँ, अब आगे मैं करता हूँ। जनरली फूड 4 तरह का जो था वो दी जाती थी जागीर, मतलब सर जो वो है, जागीर मैंने था। किया है सर, अच्छा, मैंने किया है। ठीक है। ठीक है सर, तो मैं एक और चीज में बता देता हूँ कि जो ट्रांसफर होते थे उससे ये वाला तो था कि करप्शन रिड्यूस, लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज भी था कि जो जागीरदार थे वो लॉन्ग टर्म्स के लिए कोई डेवलपमेंट प्लान्स नहीं बनाते थे अपने एरिया के। यस वो बस इंटरेस्टेड थे कि छोटा छोटा वो शॉर्ट टाइम में जितना रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट हो सके वो करें, लॉन्ग टर्म उनके कोई प्लान्स नहीं होते थे। यस। अब है टाइप्स ऑफ जागीर। तो एक जागीर वो 4 तरह की थी। जागीर विच वॉज गिवन इन ल्यू ऑफ पे, मतलब क्या सैलरी के बदले में जो जागीर दिया थी उसको बोला जागीर तनख्वाह। जागीर दैट वाज गिवन टू अ पर्सन ऑन सर्टेन कंडीशंस उसको बोलते थे मशरूत जागीर। जागीर्स विच इन्वॉल्व नो ऑब्लिगेशन ऑफ सर्विस एंड वर इंडिपेंडेंट ऑफ रैंक उसको बोलते थे इनाम जागीर। ये बेसिकली आपको एज गिफ्ट दी जाती थी। मतलब आप कोई अच्छे, मतलब जैसे बहुत पेट्रनाइज करते थे मुगल्स, तो आपका कोई अच्छा काम हुआ तो उसमें आपको दे दी गई, चाहे वो सिंगर हो, डांसर, या फिर ऐसे इस तरह के लोगों को। और जो तीसरी थी वो थी वतन जागीर। जागीर विच वाज असाइन्ड टू जमींदार्स इन देयर होमलैंड्स उसको बोला जाता था वतन जागीर। वतन इज आल्सो अ वर्ड फॉर कंट्री, अनदर वर्ड।
तो ये जनरली चार्ट रख दिया। रिटायरमेंट के बाद, मतलब वो जो बूढ़े यस हो सर, यस जाते थे ना, तो वहां पे दे यस सर, दिया जाता था। यस सर। तनख्वाह जागीर्स वर ट्रांसफरेबल एवरी 3 to 4 years। वतन जागीर्स रिमेन हेरिडेटरी एंड नॉन ट्रांसफरेबल। तो यहाँ पे ये भी सर ने जो बोला कि वो रिटायरमेंट के बाद दी जाती थी और उसमें वो हेरिडेटरी होती थी, मतलब उसमें उसका बेटा भी वापस से कर सकता है, और वो नॉन ट्रांसफरेबल होती थी। समटाइम्स वतन जागीर्स वर कन्वर्टेड इनटू खालिसा फॉर अ सर्टेन पीरियड। तो उसको वो क्राउन के अंदर भी लाया जा सकता था। और ये जो आखिरी है वो है मैनेजमेंट ऑफ जागीर। तो द जागीरदार वाज अलाउड टू कलेक्ट ओनली द ऑथराइज्ड रेवेन्यू, जिसको बोला था माल वाजिब। वो सिर्फ उसको ही कलेक्ट करने का उसको अथॉरिटी था, अकॉर्डिंग टू इंपीरियल रेवोल्यूशन। जो रेगुलेशन बना दिए गए हैं बाय द एम्परर और बाय द रॉयल कोर्ट, वहीं से सिर्फ उसी रेगुलेशन के हिसाब से वो कलेक्ट कर सकता है। ही एम्प्लॉय, और दो तरह के ऑफिसर्स वो एम्प्लॉय करता था जागीर अपने अंडर। एक था अमील या अमाल गुजार, रेवेन्यू कलेक्टर, और एक था फोटादार, मतलब ट्रेजरर, हु एक्टेड ऑन हिज बिहाफ। द इंपीरियल ऑफिशियल्स केप्ट अ वॉच ऑन दी जागीरदार्स। तो ऐसा नहीं था कि उनको खुला छोड़ दिया गया था, उनपे भी वॉच होता था। जैसे हमने पहले भी देखा है कि वो बरीद के थ्रू दिल्ली सल्तनत में वॉच रखा जाता था, यहाँ भी रखा जाता था। दीवान ऑफ द सूबा वाज सपोज्ड टू प्रिवेंट द ऑपरेशन ऑफ द पेजेंट्स बाय द जागीरदार्स। ये दीवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। फ्रॉम द 20th ईयर ऑफ अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, एक अमीन को पोस्ट किया गया था इन ईच प्रोविंस टू सी दैट द जागीरदार्स वर फॉलोइंग इंपीरियल रेगुलेशन। हर एक जागीर में एक अमीन को पोस्ट किया गया था, ताकि वो देखे कि जागीरदार जो है वो रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं रिगार्डिंग कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। द फौजदार ऑफन हेल्प जागीरदार टू कलेक्ट रेवेन्यू व्हेन डिफिकल्ट टाइम्स अरोज। अब जिस तरह कोई रिबेलियन हो जाता था तो ऑब्वियसली आपको आर्मी की जरूरत पड़ती थी, तो उसमें फौजदार आते थे, वो जागीरदार को हेल्प करते थे उन डिफिकल्ट टाइम से डील करने में और रेवेन्यू कलेक्ट करने में। थैंक यू एवरीवन। या गुड। सो अच्छा है प्रेजेंटेशन, इट्स वेरी गुड प्रेजेंटेशन, दो नॉट परफेक्ट, नॉट नियर टू परफेक्ट, जस्ट लाइक अ फर्स्ट प्रेजेंटेशन, क्योंकि आयुष ने पूरी तरह से भी उसको पढ़ा नहीं है। तो चलिए जो भी है, लेकिन प्रेजेंटेशन काफी बढ़िया था और एटलीस्ट समझ में आया इसको, सब लोगों को समझ में आ गया। बेसिकली इसमें ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, और कभी भी जो क्वेश्चन आता है आप लोगों को, सो दे विल आस्क क्वेश्चन विद द रेफरेंस ऑफ इक्तेदार एंड मनसबदार्स। ओके, अगर दिल्ली सल्तनत में आएगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन है वो मनसबदारी सिस्टम से क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं। और मनसबदार आप लोगों को क्लियर हो गया, बस एक चार्ट बना देना है कि अकबर ने इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद आगे कैसे बढ़ा जहांगीर के समय, और उसके बाद आगे कैसे बढ़ा शाहजहां के समय। सियस्पा और इवन कुछ स्टोरीज है जो आप लोग और पढ़ेंगे, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने लोगों को बोला था कि करप्शन करके घोड़े को ब्रांडिंग, दाग और चेहरे से बचा लीजिए, उसी तरह से ये अब यहाँ आप लोगों को सीधे मैं अपने कॉलेज ले चलता हूँ, और लाइव है कॉलेज से रिपोर्टर मंद्रा पॉल इज देयर। हाँ आयुष?